गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टेलीविज़न आपने ऑन कर लिया होगा सुनो पाकिस्तान देखने के लिए, ताकि हम आपको अहम खबरों से और सेगमेंट से आगाह कर सकें। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन जहां कहीं भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे होंगे, वो यकीनन ज़िंदगी के हर पल को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। और अगर कोई कमी बेशी है तो उसको पूरा करने के लिए हम तो फिर यहाँ पर हैं ही नजर। बिल्कुल, और साथ साथ आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। प्रोग्राम में आपको पता है हमेशा सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। बिल्कुल, ताकि आप प्लानिंग कर सकें आज के दिन की कि क्या आपने कहाँ जाना है, कब जाना है। अगर ट्रैवल के लिए निकलना है तो भी कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकल सकते हैं। वैसे तो मौसम आजकल बहुत गर्म और खुश्क चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ दिन के औकात में होता है। सुबह सवेरे अलल सुबह मौसम और होता है, शाम में रात में मौसम खुनक होता है, लेकिन दिन में जरा गर्मी होती है। लेकिन वो एक फजाओं में एक पैगाम होता है ना कि सर्दी आ रही है। बिल्कुल तैयारियां कर लें। मौसम के बाद हम बात करेंगे उज़ैर कि आप अपनी स्किन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। 15 डेज स्किन ग्लोइंग चैलेंज पे बात करेंगे कि आप हर्बल 15 दिन में चमकदार, हाँ 15 दिन में आप ग्लो कर सकते हैं, और इन शॉर्ट कहा जाए कि आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा। अच्छा, नूर उतर आएगा चेहरे पे। बिल्कुल, और वो भी 15 दिनों के अंदर 15 दिनों। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये तो बिल्कुल इसमें तो आपकी दिलचस्पी का भी बहुत सा सामान होगा, और आपका भी, और हमारे देखने सबके लिए और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कुछ दीगर मामलात की। अगर हम बात करें तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ख्वाबों से जुड़े दिलचस्प हकाइक आखिर हैं कौन से, और ये जो ख्वाब आपको आते हैं इनकी हकीकत क्या है, कितने सच्चे होते हैं। और उसके बाद कपल्स के हवाले से बात करेंगे, कपल्स की प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उनकी जिंदगी के अंदर, और ये जो इन लॉज की मदाखलत है वो किस तरह का इम्पैक्ट। अगर आप इस तरह की बातें कर रही हैं तो फिर हम मुल्की सियासत का भी जिक्र कर लेते हैं। मुल्की सियासत और आलमी मंजरनामे पर भी हम आज के प्रोग्राम में नजर डालें। तो ये था हमारा आज की हाईलाइट्स, ताकि आप कहीं ना जा सकें, बस आपने सुनो पाकिस्तान लगा के रखना है। और अब आपको लिए चलते हैं मौसम की तरफ। तो मौसम के बारे में तो फिर कुछ डिस्कशन तो पहले हो चुकी है, बाकी नजफ आप फिर तफसील से बता दें। चलें आए आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है मौसम की, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों आबशारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 13 डिग्री रहेगा। स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 16 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है। और अब सयाहों की जन्नत आजाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहां अक्सर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 15 डिग्री रहेगा। और अब आपके साथ शेयर करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कदीम बाजारों के शहर पेशावर की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 20 डिग्री रहेगा। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब जिक्र करते हैं मिट्टी की खुशबू से महकते सूबा पंजाब का। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करते हैं सबसे पहले, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। शहरे इक्तदार इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है 19 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब बात करते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर 23 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं मादनी ज़खायर से मालामाल सूबा बलूचिस्तान की तरफ, जहां बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो वहां पर
जो दर्जा हरारत है कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं आपके साथ वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का। यहाँ पे अक्सर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर की बात करें यानी कि कराची की, तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 23 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। तो मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। नजफ ने हमें तफसीलन बताया कि मौसम रहने वाला किस तरह का है। तो अब कुछ बात हो जाए, आपको एक दिलचस्प हकीकत से आगाह करते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 50% खवातीन अपनी जिंदगी का आधा वक्त अपनी जिल्द यानी स्किन की देखभाल में सर्व कर देती हैं। इससे अंदाजा होता है कि खवातीन अपनी जिल्द के बारे में कितनी हसास हैं। इसके अलावा एक और तहकीक आपके साथ शेयर करें तो उसके मुताबिक मशरकी ममालिक के लोगों में स्किन पिगमेंटेशन एक बड़ा मसला है, जबकि मगरबी ममालिक के रहने वालों में झुर्रियां और स्किन सेंसिटिविटी ज्यादा देखने में आती है। बिल्कुल उज़ैर, ये स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं ये बड़े खतरनाक है खवातीन के लिए भी, खतरनाक है खवातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी आजकल तो स्पेशली। तो हम आपको बताएंगे आज के सेगमेंट में कि किस तरह आप इसकी हिफाजत कर सकते हैं, इसको चमकदार बना सकते हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हुए 15 दिन के अंदर, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जिनका कोई नुकसान है, कोई जबरदस्त। कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, कोई विथड्रॉ नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डियर नैयर आपा जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी होप्स बहुत हाई हैं नैयर आपा कि आज आप हमें ऐसा टोटका बताएंगी जो हमारी स्किन को ग्लो में ले आएगा। जो टॉप के नुस्खे हैं ना वो आज आपने शेयर करने हैं हमारी ऑडियंस के साथ। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जो मौसम के मुताबिक, अब जैसे मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और इश्यूज जो है वो चेंज हो जाते हैं, जैसे मसाइल बदल जाते हैं। गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के अंदर एक्नी के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं, एलर्जीज हो रही होती है, ओपन पोर्स, स्वेटिंग, टैनिंग, बिल्कुल ऑयली स्किन, टैनिंग, इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं। अब देखिए मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, वो पसीना नहीं आ पा रहा और जो है वो वाले प्रॉब्लम इशू ड्राई हो गए, इवन दो स्किन हमारी बहुत ड्राई हो गई, मॉइस्चराइज करने के बाद भी ड्राई होती है। तो यहाँ पे जो है वो नीड होती है कि हमारी स्किन ग्लो करे, ड्राइनेस ना हो, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स वगैरह आ रही होती हैं और टैनिंग हो जाती है। नहीं यार आपा, हम एजेस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सबसे पहले टीन एज की बात कर लेते हैं कि टीन एज स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इस वेदर के अंदर। हाँ जी, टीन एज के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा इश्यूज जो है वो नहीं होते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इश्यूज, प्रॉब्लम, मसले मसाइल तब होते हैं जब आप गलत ट्रीटमेंट्स कर रही होती हैं। अच्छा। आप काउंटर पे पड़ी हुई गलत प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रही होती हैं, किसी से कंसल्ट किए बिना आप जाके खरीद लेते हैं, बस पसंद आ गई तो। जी, 25 अंडर 25 स्किन जो है वो खुद ब खुद इतनी ज़्यादा जो है वो क्लियर होती है, नीट होती है, क्लीन होती है, अगर उसको छेड़ा ना जाए। आप अगर उसको छेड़ लेते हैं, आप इस चक्कर के अंदर कि मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाए, मैं और ज़्यादा जो है वो गोरी हो जाऊं, तो इस चक्कर में अगर आप जो है वो काउंटर पे पड़ी हुई जो फार्मूला बेस्ड क्रीम्स और प्रोडक्ट आप यूज़ कर लेते हैं, आप देखें एक्नी के इश्यूज हो जाती हैं, स्किन रेड हो जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं, फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो टीनेज की मैं बात करूंगी कि अगर फील हो रहा है कि हाँ हमारी स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए, नीट क्लीन हो, फ्रैकल्स वगैरह ना हो, अगर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, कैसे अपनी स्किन को क्योर करें? गर्मियां हैं, सन टैन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, उसके लिए जो है वो टीन एजेस के लिए एक माइल्ड सा एक्सफोलिएटर बताऊंगी, क्योंकि एक्सफोलिएशन इज द मस्ट। जब आप प्रॉपर अपनी स्किन से डेड लेयर को डेली बेसिस पे रिमूव करेंगी बहुत माइल्ड एक्सफोलिएशन से, तो आपको किसी भी तरह के कोई भी इशू नहीं होंगे। तो टीन एज के लिए आप क्या करें कि एक फेस वॉश जो है वो बना के रख लें। अच्छा। साबुन से या किसी भी फेस वॉश से दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर आप अपने चेहरे को वॉश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मैं आपके साथ एक पैक इसको कह लें या फेस वॉश कह लें, ये एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये अगर आप बना के रख लेते हैं, डेली बेसिस पे यूज करें तो कोई इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आपने बच्चियों के पास आजकल टाइम नहीं होता, आपको पता है कि इतना फास्ट जो है वो टाइम है, काम बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, ये भी करना है, ये भी करना है, मोबाइल भी है। तो ऐसी कोई भी चीज जो मैं कहूँ कि आप बना के रख लें, उसको लगा के आधा घंटा बैठे रहे, 15 मिनट बैठे रहे, तो बस आपने ये प्रोडक्ट लगाना है, इसको थोड़ा सा मसाज देना है एंड देन वॉश। जिन लोगों की, जिन बच्चियों की ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, ओपन
पोर्स हैं वो क्या करें, 1 कप जो है वो चावलों का आटा, 1 कप उसमें गंदम का आटा, 1 खाने का चम्मच उसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच उसमें खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच उसमें बेकिंग सोडा, बस। ऑलराइट। ये 5 चीजें जो है वो मिक्स करके एक जार के अंदर रख लें। ये जिन लोगों की ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन है, ब्लैक हेड्स बनते हैं, व्हाइट हेड्स बनते हैं, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही होती है, सुबह में आप क्या करें कि ये वाला 1 टेबलस्पून पाउडर ले, थोड़ा सा दही मिक्स करें और इसको फेस के ऊपर आप लगा के आप वॉशरूम चले जाएं। अच्छा, दिन में एक बार ये इस्तेमाल करना? इसको 2 दफा कर लें, सुबह में कर लें, नाइट में कर लें, फेस पे लगा के वॉशरूम चले जाएं। आपने पेस्ट वगैरह की, ठीक है, उतनी देर में आपने हाथों को 5 मिनट हो गए, हाथों को गीला करके आपने मसाज करते हुए चेहरे को वॉश करते हैं। आपको कोई सोप यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ आपकी डीप पोर क्लिनजिंग होगी। आपके अंदर अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, डेड लेयर बनी हुई है, उसको रिमूव कर देगा। और उसके बाद जो है वो कोशिश करें कि अगर आपका आउटडोर का ज्यादा काम है, बाहर निकलना है, सन ब्लॉक जो है वो आप लाजमी यूज करें। अच्छा, नहीं ऑयल बेस्ड भी ये देखने में आया कि जब भी आप स्किन को ज्यादा मसाज देते हैं, वो कोई भी आप क्लेंजर यूज कर रहे हैं या फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है, मैंने कहीं पे सुना था कि वो पोर्स वापस बंद भी हों, तो उसके लिए आपने मास्क क्या बताएंगे? हाँ जी, उसके लिए बेस्ट जो है वो ऑप्शन है वो है एक टोनर। जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं, ठीक है, उसके लिए अब वही बात आ गई कि बाद में मैं कहूँ कि आप मास्क लगाएं। मास्क कम से कम आपने आधा घंटा लगा के रखना है और इतना टाइम नहीं है। आपने जो है वो एक टोनर बनाना है उन लोगों के लिए जो आपने बात की कि जिनके ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन जिन लोगों की खासकर। आपने क्या करना है, रोज वाटर जो है वो ले लेना है, तकरीबन 100 ml अगर आपने रोज वाटर लिया है, उसके अंदर आपने एक लेमन का जो है वो जूस ऐड कर देना और थोड़ी सी उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल ऐड कर देनी है। ये वैसे ही बहुत अच्छा मास्क है एलोवेरा इटसेल्फ, बिल्कुल। 1 चुटकी उसके अंदर आपने फटकड़ी की डाल दी। फटकड़ी का जो पाउडर है, बिल्कुल 1 पिंच, छोटी सी पिंच, ये आप शेक करके इसको आप फ्रिज में रख लें। आपने फेस वॉश किया, आंखें बंद करें, आप इसको पूरे फेस पे जो है वो शेक करके स्प्रे कर लें। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। और ये आप दिन में 2-3 दफा कर सकते हैं, आराम से, इसका कोई इसका नुकसान नहीं। बिल्कुल। आप देखिए इसमें हमने जो है वो लेमन विटामिन सी डाला है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा। और रोज वाटर आपको पता है कि स्किन के ऊपर ग्लो देता है, विटामिन ई है और एलोवेरा वैसे ही बहुत और एलोवेरा भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो डे के अंदर आप इसको जो है वो फेस पे स्प्रे करें। ये तो चीजें हो गई एक्सटर्नली अप्लाई करने वाली। इंटरनली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब ले सकते हैं अपनी डाइट में, आपकी स्किन बेहतर हो सकती है? जैसे कहा जाता है अंडों की सफेदी, हाँ जी, वो आप खाएं, उससे आपकी स्किन बड़ी शाइन करती है, ग्लो करती है। उसके अलावा सब्ज चाय के बारे में कहा जाता है, कितनी ये बातें दुरुस्त है? बिल्कुल। इसके अंदर जो है वो आप देखें कि जैसे एग वगैरह है, प्रोटीन है, प्रोटीन आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है। तो उसके लिए जिस तरह से ग्रीन टी है, ग्रीन टी का एक कॉन्सेप्ट है कि ये आपके वेट को लॉस करती है, ठीक है, वेट लॉस करती है। वो क्या करती हैं, 5-5, 7-7 कप जो है वो ग्रीन टी के जो है बिल्कुल, जिसको ये पता चल जाए ये वेट लॉस का है, वो इसको पीना शुरू कर देती है। हाँ जी। और फिर उसका डिसएडवांटेज होता है, आपकी स्किन मजीद ड्राई हो जाती है। 1 या 2 कप जो है वो, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो ग्रीन टी है, नो डाउट के बहुत उसके अच्छे बेनिफिट्स हैं, बट आप 2 कप या 2 कप से ज्यादा नहीं। कुछ लोग रिग्रेट में भी तो पीते रहते हैं ना, मतलब उन्होंने चीटिंग कर ली, कुछ उन्होंने खाना इस तरह का खा लिया, मंचिंग कर ली, स्नैक्स ले लिए, उसके बाद वो कहते हैं कि ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस को सजा देने के लिए थोड़ी सी वॉक कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। वो बेहतर है कि आप जो है वो ग्रीन टी के जो है वो कप से कप आप लेते चले जाएं। ये जो प्रोडक्ट्स आप लेके आई हैं, मैं देख रहा हूँ इनमें बड़ी नेचुरल चीजें हैं। हाँ जी, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को, ये क्या है और क्या काम करती है? एक जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है कि 15 दिन के अंदर ग्लोइंग स्किन किस तरह से जो है वो हम हासिल करें। अगर स्किन पे पिगमेंटेशन है, ठीक है, ग्लो नहीं है स्किन के ऊपर, और एक जो है वो एक न्यू फेस जो है वो अगर आपको चाहिए, तो मैं आपके साथ एक सीरम जो है वो शेयर करूंगी कि इसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, आप इसको रात में भी लगा सकते हैं। और हर तरह की स्किन, चाहे जिनकी ऑयली है, ड्राई है,
टीनेज बच्चियां हैं या मेच्योर खवातीन हैं 50 प्लस हर है, एज वाला सबके लिए जो है ये बेहतरीन है। और मर्दों के लिए भी है, वो मर्दों के लिए मर्दों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सेट पे 2 खवातीन मौजूद हैं, लेकिन मर्दों को नेगलेक्ट नहीं करना। जो जेंट्स हज़रात है ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है। आप देखें कि पहले जो था अगर 100 पार्लर लेडीज का होता था, 2 या 3 जो है वो जेंट्स सैलून होते थे। अब जितने लेडीज हैं उतने ही जेंट्स सैलून है, नो डाउट। हाँ जी, तो इसके लिए जो है ये सीरम जो है मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, 50 ml आपने जो है वो ग्लिसरीन लेनी है, 50 ml ही आपने जो है वो एलोवेरा जेल लेनी है, और तकरीबन 4 से 5 आपने विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं इसमें वो ऐड करने हैं, और साथ आपने इसमें वर्स ऐड करनी है। वर्स जो है ये एक हर्ब है, इस तरह से जिस तरह से ज़ाफ़रान होती है उस तरह से ये मैं दिखाना चाहूंगी कि ये इतनी ज़बरदस्त है, सस्ती भी है। आपने लग भी ज़ाफ़रान की शक्ल की रही है। जी बिल्कुल, इसकी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज तकरीबन ज़ाफ़रान की तरह की है। ज़ाफ़रान तो सो ये तो फिर उसका अच्छा मुतबादिल है, देखें सस्ता मुतबादिल है, बहुत सस्ती है। ज़ाफ़रान जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है, हर एक की जो है वो आप आगे जो टोटके है ना ये आपकी जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाला। और अपने नाजरीन को हम ये भी बता देते हैं कि अगर आप मिस कर जाएं ऐसा कोई भी टोटका, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई समझ नहीं आई तो बिल्कुल क्वांटिटी देखनी है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाके पूरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं और उस चीज को रिवाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये वर्स जो है ये आप किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो वर्स की डाल देनी है। ये छाइयों को खत्म करने के लिए, रंग को साफ करने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए, हर तरह के इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अभी फ्रैकल स्टार्ट है, ठीक है, हल्की सी जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है और वो फिर बढ़ती चली जाती है, तो ये जो है वो उसको वहीं पे जो है वो ख़त्म कर देगा। तो इसको लगाने का तरीकाकार यही है कि आपने जो है वो फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करके ये इस तरह से, जिस तरह से बाजार के से आपके महंगे महंगे जो है वो सीरम मिलते हैं, ये देखिए ये इस तरह से आपका जो है वो बहुत एक्सपेंसिव वाला और बहुत सस्ते में। हमने इसको फ्रिज में रखना है या बाहर रूम इसको बाहर रखें, इसमें तो मौसम वैसे भी बदल चुका है, 6 महीने साल ये आपका बाहर पड़ रहा है, इसके अंदर कोई भी चीज एक्सपायरी पे भी बड़ी बात होती है कि मतलब इन पे मेंशन नहीं होती, तो क्या इनकी एक्सपायरी होती है, कितनी लाइफ होती है इनकी? देखिए कलर, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 साल इनकी शेल्फ लाइफ होती है। अगर वो उसकी खुशबू चेंज हो गई है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो फिर आप उसको, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपने उसको जो है वो वहाँ पे रख दिया जहाँ पे धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इनका ये होता है कि आपने थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे चीज़ों को थोड़ा सा, आपने ऑर्गेनिक चीज़ों को, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो उतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं डाले हुए होते। तो ये वाला सीरम जो है वो 15 दिन चैलेंज है कि कोई भी चीज़ आप फेशियल्स भी करवा ली हैं, महंगे से महंगी प्रोडक्ट आपने यूज़ कर रही, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, फ्रैकल्स नहीं जो है वो जा रही, तो आप ये वाला सीरम बना के रखें। अच्छा आपा, ये लीव्स जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इनकी क्या अफादियत है और ये हैं क्या? हाँ जी, ये लेमन, उसके लेमन के पत्ते। अच्छा, ये लींबू के पत्ते हैं। ये हर जगह जो है वो लगे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको आसानी से दस्तयाब हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने ग्रीन टी की बात की, आप ग्रीन टी की जगह अगर आप इसका कहवा, लेमन के पत्तों का कहवा अगर आप कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं, रिच एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, सारा दिन आपको रिलैक्स रखेगा, फ्रेश रखेगा, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आएगा। और इंटरनली क्योंकि कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम इस तरह से होते हैं कि पता नहीं चल रहा होता किस वजह से जो है वो ग्लो नहीं स्किन कर रही, एजिंग जो है वो आ रही है। सारी प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर रहे हैं लेकिन ग्लो ही नहीं आ रहा। हाँ जी, तो सिंपल, अगर आप लेमन के पत्तों का कहवा अगर आप दिन में 2 या 3 कप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो आपने 15 दिन का बड़ा बेहतरीन नुस्खा हमें बताया कि पहले आपने फेस वॉश बना के रख लेना है, उससे आपने मुंह धोते रहना है। सेकेंडली आपने सीरम को अप्लाई करना है जो कि आपको ग्लो भी देगा, आपकी स्किन को फ्रेश भी रखेगा, मास्क के तौर पे भी यूज होगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी प्रोडक्ट्स बताई हैं, और ये भी बताया कि एक्सटर्नली क्या यूज करना है, इंटरनली आप क्या यूज कर सकते हैं। और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और अपने दिमाग का भी ख्याल रखिए कि स्ट्रेस नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि हम एप्लीकेशन तो सारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी चीजों पे पैनिक कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन पे जरूर आएगा रिंगल्स की शक्ल में। तो ये हमने उम्मीद है कि सारा
बता ही दिया आपको और आपने इसको करना है और सोशल मीडिया पे जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, वो बता दिए हैं ऑडियंस को। और आप इसको अप्लाई करना आपका काम है, बनाना भी आपका काम है। और अपना ख्याल रखिए। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख्वाब ना सिर्फ हमारी ज़हनी कैफियत की अक्कासी करते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा वो मुस्तकबिल के बारे में इशारे भी दे रहे होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हर इंसान अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 6 साल ख्वाब देखने में गुजारता है, यानी रात को 8 घंटे की नींद में से तकरीबन 2 घंटे ऐसे हैं जो हम ख्वाब देखने में गुजारते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक हैरानकुन बात भी बताते हैं कि ज़्यादातर ख्वाब जो है चंद मिनटों के अंदर ही आप भूल जाते हैं। रिसर्च बताती है कि 95% जो नींद से जागने के 10 मिनट के बाद आपके जहन से वो चीज़ गायब हो जाती है कि आपने क्या ख्वाब देखा था। इसी हकीकत को जानने के लिए आज हम ख्वाबों की हकीकत और उनकी ताबीर के हवाले से कुछ दिलचस्प लेकिन हैरत अंगेज मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप अपने ख्वाबों के पीछे छुपी हुई हकीकत को बाखूबी जान सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में दाऊद जी दाऊद, जो कि एक मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके साथ मजहबी स्कॉलर अलामा उसैदुर रहमान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बिल्कुल। और इसके साथ साथ स्टार्ट करने से पहले हम अपने नाज़रीन को ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके जहन में कोई ख्वाब से रिलेटेड कोई सवाल है या मौजू से रिलेटेड आपको तंग करता है और आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं। तो दाऊद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि बड़े मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब होते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कुछ तो मुस्तकबिल के होते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो रातों को सोने नहीं देते। सबसे पहले तो इनकी हकीकत बताएं ना, इनकी इकसाम पे फिर हम बात करते हैं। देखें, बहुत दिलचस्प मौजू आप लेकर आए हैं। अगर आप ख्वाबों की बात करें तो कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर वाक़या, और अगर हम नबूवत के 46वें दर्जे की जो ख्वाब की ताबीर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी जो उम्मत में से जो 46वां दर्जा है वो ख्वाब है, और फिर ख्वाब जो है वो हकीकत के बिल्कुल ऐन होते हैं, और ख्वाबों का ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। ख्वाबों से ना सिर्फ इंसान आने वाले वक्त के बारे में, देखिए ये एक किस्म का मशवरा है अल्लाह ताला से, इस्तिखारा, ख्वाब, और इन ख्वाबों से जो है वो चीजें हासिल करके बंदा मुस्तकबिल के बारे में। अलामा साहब, आप बताइएगा कि हमारा मजहब ख्वाबों के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है? देखिए जी, अगर हम कुरान करीम का मुताला करें और अहादीस मुबारक का मुताला करें तो ख्वाब एक हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कुरान में भी वाज़ेह है और हदीस मुबारक में भी वाज़ेह है। लेकिन बात यह है कि जो ख्वाब होता है ये इसकी 3 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है इंसानी ख्यालात होते हैं, जो सुबह से शाम तक हम ख्यालात देखते हैं वही ख्वाब बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, शैतानी जो तवहुमात होते हैं कि शैतान जिस तरह इंसान बेदारी में उसके पीछे लगा हुआ है, इस तरह ख्वाब के अंदर भी वो चीज़ें ऐसी करता है कि हमने कटा हुआ सर देख लिया, धड़ देख लिया, ये वो परेशान करना होता है। यानी ये दूसरी किस्म जो है शैतानी एक तवहुमात हैं। और तीसरी चीज़ वो है खुदाई इल्हामात, उसे मुबशरात कहा गया। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। तो जैसे अभी बयान हो रहा था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नबूवत के हिस्से उसमें 40वां हिस्सा जो है ये ख्वाब हैं, गोया कि ये मुबशरात हैं। लेकिन इस बात को जानना चाहिए कि ख्वाब जो है शरई एतबार से हुज्जत नहीं होता। अगर ख्वाब हुज्जत होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के जो पैगम्बर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम थे उनका ख्वाब। जैसे फ़लम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अब्बा जी जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया या बती फल मातोमर आप कीजिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो गोया ये जो ख्वाब अगर नबी के अलावा किसी और को आए तो वो हुज्जत नहीं है। और जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही की अक़साम लिखी गई है ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही किस किस अंदाज में नौयतों में आती थी, उसमें एक वही का अंदाज ये भी था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब आता था तो गोया के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जो ख्वाब हुज्जत होते हैं, और हमारे जो ख्वाब हैं अगर वो दीन इस्लाम के ताबे होंगे तो वो हुज्जत होंगे, अगर उससे बरक्स होंगे तो हुज्जत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो ख्वाब हैं। हाँ, एक बात है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक में है, अगर किसी ने ख्वाब में मुझे देखा तो मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान जो है वो मुख्तलिफ शक्लें बदल सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है, खासा है कि वो हजूर की शक्ल में नहीं आ आपसे मज़ीद सवाल भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जो कि साइमा है और शेखुपुरा से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा कैसी जी, हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हाँ जी ठीक है, मैं आपको एक ख्वाब सुनाना चाहती हूँ मौलवी साहब को। जी अलामा साहब सुन रहे हैं, आप बयान कीजिए। हाँ जी, मैंने ये ख्वाब बताना मौलवी साहब से ना, मुझे ख्वाब आती है जिसमें एक बहुत बड़ी दीवार है, तो मैं उसको बड़ा कोशिश करती हूँ, मुझे घर का रास्ता नजर नहीं आता और मैं जब भी जाती हूँ ना मैं फिर वापस आ जाती है, लेकिन मुझसे वो ना रास्ता मुझे कहीं मिलता नहीं, वापसी का घर का रास्ता नहीं मिलता। मैं इस वजह से बड़ी परेशानी, छोटे होते अब तक मुझे वो ख्वाब आ रही और मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं कि मेरा शौहर है जो 12 साल हो गया, वो मुझे बुलाता नहीं, नफरत का बेहद इजहार करता है। मैं ज़िंदगी के दिन बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कभी कभी तो दिल करता है कि मैं जहर खा के तो मर जाऊँ, कितनी जिंदगी मुश्किल से और तकलीफ से गुजर रही है। ठीक है साइमा, बहुत बहुत मसाइब हैं। हम आपके ख्वाब की ताबीर जानने की कोशिश करते हैं। दाऊद जी, दाऊद साहब आप जरा कार्ड्स की रोशनी में ये बता दें कि मसाइल के हैं, फिर अलामा साहब से भी हम इस पर रोशनी डलवाएंगे। देखिए, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, ये बिल्कुल साइमा ठीक कह रही हैं, इनके मामलात काफ़ी डिस्टर्ब हैं, सर के ऊपर वजन रहता है, तबीयत ख़राब रहती है और काफ़ी ये वज़ाइफ भी करती हैं, पढ़ाइयाँ भी करती हैं और अल्लाह ताला इनको इंडिकेशंस देते हैं ख्वाब में। और मगर ये एंड के कार्ड की एनर्जी की बात करूं, दी टावर, तो इसका मतलब सारे मामलात इसके डिस्टर्ब हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कुछ रूहानी वजूहात की वजह से इनके मामलात डिस्टर्ब हैं। यहाँ पे एक और बात भी मैं ऐड करूंगा, जिन लोगों के ऊपर जादू और जिन्नात के मसाइल होते हैं, इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, इसको ठीक करने के लिए इनको आयतल कुर्सी 41 टाइम रोजाना पानी के ऊपर दम करके कम से कम 11 दिन ये पिए। इससे ये होगा कि तबीयत के ऊपर से असर खत्म होगा, तबीयत हल्की हो जाएगी और ये नेगेटिविटी खत्म होगी। ख्वाबों से ही रिलेटेड ये बात मैं आपको डिफाइन करूंगा, जिन लोगों के ऊपर नजर बद, जादू के असरात या किसी ने अमलियात किए होते हैं तो उनके ख्वाब जरा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि साइमा का ख्वाब, इसके ख्वाब में ये चीज इंडिकेट हो रही है कि इसके ऊपर बद नजर और बद असरात मौजूद। अच्छा अलामा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी कुछ देर पहले आप ख्वाब के बारे में बात कर रहे थे, कुछ आपकी तबीयत के अंदर चीजें होती हैं, कुछ कॉन्शियसली आपके अंदर, आपके माइंड में चीजें होती है तो भी आप ख्वाब देख रहे होते हैं और कुछ वैसे हकीकत होती है। किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और साइमा के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, साइमा के हवाले से सिर्फ मैं जो बात सुनी है वो उनकी अपनी जो परेशानी हैं, जो हवादसात हैं, वो उसको यानी दीवार एक रुकावट देख रही हैं। ठीक है। और इसके लिए बेहतरीन जो कुरान और सुन्नत में जो चीज़ मिलती है वो मैं ये समझता हूँ कि 3 अमल इन्होंने करने हैं। पहला अमल इन्होंने ये करना है कि इन्होंने इस्तिग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह से, दीन से दूरी के बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि हम अल्लाह से दूर जा रहे होते हैं, अपने मालिक और खालिक से दूर जा रहे होते हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। तौबा इस्तिग़फ़ार की ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि आपने शायद उनके एक जुमले पे गौर किया होगा कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। बात यह है कि ये वो करने से तो क्या आपका मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। एक तो मसला जड़ से ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मसला क्या? अच्छा, इस्तिग़फ़ार करनी 100 दफ़ा कम से कम एक तस्बीह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, नंबर 1। और नंबर 2 है, इन्होंने दुरूद शरीफ जो है, जो दुरूद इब्राहिमी है, उसको दिन में ये 1 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, दुरूद भी पढ़ लें और ये तस्बीह भी। और तीसरी तस्बीह है सूरह यासीन में, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अच्छा अलामा साहब, आपने ये तस्बीहात बताई हैं हमें, शॉर्टली एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जिस तरह साइमा ने बताया, दाऊद साहब ने बताया, ये कुछ वज़ाइफ ज़्यादा करती हैं। आप जब खुद से कोई वज़ाइफ बहुत ज़्यादा तवातुर से करना शुरू होते हैं और कहीं से आपको गाइड नहीं किया जाता कि आपने ये करने हैं, तो ये भी फिर ख्वाबों में आपको जो परेशानियाँ आती हैं उसका बायस बनते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत होगी और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि बाज़ लोग कहते हैं जी आपने खुद नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बाज़ लोग कहते हैं जी कुरान पाक को खुद ना पढ़ो। देखिए, उसके 2 चीज़ें हैं। तो है, इस मौजू पे हम डिटेल में आपका जवाब देंगे। मुख्तसर अभी आपने आपका जवाब दिया, इस पे मजीद जो है रोशनी डालते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं, तो फिर इस पे मजीद बात करते हैं। तो आप कहीं मत जाइए, कॉल्स भी लेंगे हम, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक कॉलर हैं मुल्तान से, उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल ये है कि मेरी नानी अम्मा की डेथ हुए
3 साल हो गए और उनसे बड़ी मोहब्बत थी और बार बार वो ख्वाब में आती हैं। तो उनके ख्वाब में आने के हवाले से मैं तबीर पूछना चाहता हूँ कि उनका बार बार ख्वाब में आना, इसकी क्या इंडिकेशन है, क्या साइन? ठीक है उस्मान, हम आपको बताते हैं, बताइएगा क्या रहा है। देखिए इसमें एक तो मैं जैसे अभी ब्रेक में जाने से पहले कह रहा था कि कुरान पाक की कोई भी आयत जो है या हदीस मुबारक में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वज़ाइफ बताए हैं वो आप पढ़ सकते हैं कुरान और सुन्नत से, जो भी आपको मिलते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई बताएगा तो आप पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जैसे अभी ख्वाब के हवाले से बात कर रहे हैं कि नानी अम्मा ख्वाब में मिल रही, एक अच्छा ख्वाब है ये। अच्छा, हाँ जी, इसमें ये है कि ये उनके लिए पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करें, उनके लिए ये सारे सवाब भी करें और इसके इंशाल्लाह देखें ख्वाब के बाद इनको। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कार्ड्स क्या बताते हैं? बिल्कुल, कार्ड्स की एनर्जी की बात करूं तो जस्टिस मेन ये है कि वो कुछ चाहती हैं कि मुझे पढ़ के, बिल्कुल मैं तायद करता हूं लामा साहब की, पढ़ के बख्शा जाए और उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ, उनसे मोहब्बत, और ये जो उनको पढ़ के बख्शा जाए इसमें यहाँ पे खाना है कम से कम 6 या 7 जुमेरात लगातार घर का ही खाना, 1 या 2 रोटियां बनाकर। ठीक है डॉक्टर साहब, जवाब आ गया। फरा जावेद है हमारे साथ। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। फरा जी, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। नाना अब्बू की कुछ दिन पहले डेथ हुई है, तो वो आज मेरे ख्वाब में आए थे रात को जी। तो उन्होंने ना मुझे फरा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो कम कर दें, बंद कर दें, बल्कि म्यूट कर दें उसे। मैं ना उनको दबाती हूँ तो वो इतना खुश होते हैं। ठीक है फरा, आप मत सुनिए, आप हमसे बात कीजिए। आई थिंक मुकम्मल हो गई है अच्छी फरा की बात, बहुत अच्छी ख्वाब है। टैरो कार्ड की एनर्जी या एस्ट्रोलॉजी से भी देखें तो 20 सन इनको कुछ मिलेगा, इनकी तरक्की होगी, ये माँ बाप का अदब एहतराम करेंगी और दुनिया में इनकी मुकाम होगा, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी है। इनको चाहिए कि आयत करीमा ज़्यादा पढ़ा करें। जी अलामा साहब, देखिए मैं इनकी जो ख्वाब समझा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अपने अंदर हौसला पैदा करें और बर्दाश्त पैदा करें। अगर हौसला और बर्दाश्त पैदा करेंगी तो जैसे भाई ने बताया ये सारा कुछ मिलेगा। अगर हौसला और बर्दाश्त छोड़ देंगी, अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाएंगी, तो फिर ये चीज़ें इनके लिए परेशानी का बाइस होगी। अच्छा, हमारे जो कॉलर्स हैं उनको तो हम साथ साथ शामिल करें। एक सवाल का अगर जवाब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, किस वक्त के जो ख्वाब हैं वो सच्चे होते हैं, किस वक्त के ख्वाब झूठे होते हैं? देखिए सबसे तो अहम वक्त जो है वो तहज्जुद का वक्त है। ठीक है। और तहज्जुद के वक्त के ख्वाब बिल्कुल सही होते हैं। प्लस ये कि जिन लोगों को ख्वाब अच्छे देखने का शौक होता है वो रात को सोने से पहले वजू करके बावजू होकर कुछ ना कुछ पढ़ के करवट और कुछ पढ़ के एक कॉलर लेते हैं। अरशद है हमारे साथ एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया आप? जी बिल्कुल हम ठीक है। अरशद, क्या है आपका सवाल? मेरा ये सवाल है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं काश इब्राहिम पर मौजूद हूँ और फिर हिजरा असवद को बोसे दे रहा हूँ और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मिट्टी उठाकर खाई भी है और जेब में भी रखी है और उसी याद पड़ जाती है। ये ख्वाब मैंने देखा है। दुकान की तो मुझे रहनुमाई इसमें कर देंगे? ठीक है, आपकी बिल्कुल रहनुमाई करते हैं हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं। जी दाऊद साहब, क्या इसका मतलब है और देखिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ख्वाब है, कोई इसमें दो राय नहीं है। दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें और ख़ासकर जो इनके लिए अहम जो पढ़ाई है वो जुमा के दिन, यानी आज जुमा का है, असर के वक्त, असर के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी ये दरूद पढ़ें। इससे बिल्कुल दरूद पाक जो है वो ज़्यादा। अलामा साहब आप ज़रा इस पे बात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अस्दकुर रुया बिल असहार, सहरी के वक्त जो ख्वाब आते हैं वो अक्सर सच्चे होते हैं। और ये जो इन्होंने ख्वाब बयान किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी मोहब्बत और अक़ीदत है। और ये जो मोहब्बत और अक़ीदत है ये एक दावा है और इसके ऊपर दलील होगी इताअत और इत्तिबा से। ये कोशिश करें अपनी मसनून जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छे तरीके से हमारे जो कॉलर्स थे उनकी रहनुमाई की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में तशरीफ लाने का। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो पार्लिमानी महाज गर्म हो चुका है और आईनी तरमीम का मामला खत्मी मरहले में दाखिल हो गया है। अदालती इस्लाहात पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF में इत्तफाक होगा, लेकिन ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी हुकूमत आईनी अदालतें बनाने से पीछे हट गई है।
और अब ये कहा जा रहा है, ये सुनाई दे रहा है कि आईनी अदालतों की बजाय आईनी बेंच बनेगा। कुछ खबरें ये भी हैं कि आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट आईनी डिवीजन बनेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 या फिर 9 जजेस को शामिल किया जाएगा। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा और आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन ही मुकर्रर करेगा, जबकि आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश कर देंगे, तो देखना यह है कि क्या आज ये तरमीम सेनेट में पेश हो पाएगी या नहीं। और इसके साथ आपको ये भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हैं। 7 हुकूमती अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, जबकि उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया है कि PTI के MNAs को 1-1 अरब रुपए की पेशकश हो रही है और सेनेटर्स को भी ऑफर्स की जा रही हैं। बानी PTI की रिहाई और आईनी तरमीम के खिलाफ आज फिर तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा ने। वेलकम टू सुना पाकिस्तान। सना, सबसे पहले ये बताइएगा कि खबरें आ रही हैं कि हुकूमत आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई है और अब आईनी बेंच, आईनी डिवीज़न, ये बाज़गश सुनाई दे रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया नजफ और उज़ैर आप दोनों का। देखिए, हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आईनी बेंच के ऊपर आखिर कन्विंस क्यों हो सकी हैं वो पार्टीज़ जो कि सबसे पहले ये बात कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए। देखिए, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों जमातें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम चाहती थीं, लेकिन असल मसला ये था कि अगर वो JUIF या इस किस्म की दीगर जमातों को साथ नहीं मिलाती तो उनके पास नंबर्स कभी भी पूरे नहीं होते। जब पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि एक माहौल बना था और गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन बुलाया था और इतवार के रोज़ बड़ी उजलत में वो कानून पास करवाना चाहते थे, उस वक्त तलाक ये थी कि मौलाना साहब को ये मैसेज कन्वे हुआ इनडायरेक्टली कि मौलाना साहब से जब मुस्लिम लीग नून के रुफ़का मुलाकात करके गए तो उसके बाद बाहर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि मौलाना साहब को तो एक फ़ोन जो है उससे भी मौलाना साहब अपना इरादा बदल देते हैं। और बहुत से लोगों की ये राय है कि उस गुफ्तगू और उस स्टेटमेंट को जो कि इनडायरेक्टली हल्कों में गुफ्तगू हो रही थी उनके हवाले से, उनकी जमात के हवाले से, उन्होंने इसको बड़ा माइंड किया और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत से किसी तौर भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। वो जो लोग कह रहे हैं कि शुरू से ही JUIF नहीं मान रही थी, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आया था कि JUIF ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है तो उसके बाद वो अपनी पोजीशन पर ना सिर्फ मुस्तहकम हुए बल्कि उन्होंने कई सख्त किस्म की रिजर्वेशंस भी सामने रखी और फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई JUIF की तरफ से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो आइडिया है वो अगर सही मायनों में समझा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएट किया हुआ है और रऊफ हसन साहब का इसके ऊपर एक टेलीविजन प्रोग्राम में स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ये जो आईनी तरामीम है ये तो हमारी तरफ से इनिशिएट किया गया था आइडिया कि ऐसी तरामीम होनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो पूरी आईनी तरामीम को इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए कोर्ट्स के मुकाबले में। ये आइडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरेट किया था जिसको JUIF ने अडॉप्ट किया। अब असल इशू ये था कि बहुत से दीगर नुकात के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी JUIF को कन्विंस करने में कामयाब हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मसला मिलिट्री कोर्ट्स का 9 मई के हवाले से ट्रायल है जिस नुक्ते के ऊपर फोकस हो गया था, लेकिन उसके ऊपर वो JUIF हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों मुतमईन नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि ये ख्वाहिश सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है और उसकी बड़ी वजह हम सब जानते हैं कि वो एक पार्टी को टारगेट करना चाहती है, चाहे वो सही है या गलत है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी या JUIF का मौक़िफ़ समझें तो वो ये समझते हैं कि अगर आज हम एक जमात के साथ ऐसा करेंगे, ये सियासी जमात और सियासी लीडरान को सना इस बारे में तो बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि मैं मौलाना को जुबान दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं तो कंपेंसेट करना था और मैं समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर सबसे ज्यादा जो मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए, 18वीं तरमीम के मौके पर 8-9 महीने की तकरीबन उन्होंने एक्सरसाइज की थी और उसके बाद 18वीं तरमीम हुई थी। तो अगर ये बात दुरुस्त कह रहे हैं मौलाना साहब कि अगर इसमें महीना 2 लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इसके पैराए में एक छुपी हुई बात भी कर रहे हैं कि देखिए, मौजूदा चीफ जस्टिस जो अब आने हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी तैनाती होने दें, उसके बाद आप 3 जजेस में से सिलेक्शन का क्राइटेरिया नाफिज करने। यानी अभी भी 100% हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी है। वो आईनी तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पीछे हट गए हैं, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ कि जो जजेस को सिलेक्शन का तरीका कार है
उस पे आया नून लीग कन्विंस हुई है या JYP के मौकफ के ऊपर कन्विंस हुए हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि जो वकला बरादरी है वो ये बड़े हद तक कह चुकी है कि हमारे अगले चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब होंगे। सना साहिबा ये भी बताइएगा कि आईनी अदालत बनने या आईनी बेंच बनने या आईनी डिवीजन बनने, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? देखिए, आईनी अदालतें जो है, मेरा ख्याल ये है कि इसका आम आदमी के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। ये मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था और मिसाक़ जमहूरियत में और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उनको सरफ नज़र करके सिर्फ आईनी अदालतों को टेकअप किया गया। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि हमारे कोर्ट्स में तकरीबन 50,000 से ज़ायद केसेस खाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में तो उससे ज़्यादा हैं। लेकिन अब ये भी समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ कितने जजों की तादाद मौजूद है और कितने उसमें अभी भी सीट्स ऐसी हैं जो खाली हैं। जो 17 से 25 करने की भी बात की गई थी या 23 करने की बात की गई थी, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था उस वक्त तक जबकि सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में भी आप हायरिंग उसी तरीके से और बेंच में इजाफा उसी तरीके से ना करें। दूसरी बात यह है कि जब इस किस्म के आईनी मामला आते हैं तो अब अगर मैं इस अमेंडमेंट की कंटेक्स्ट में कहूं तो इसमें एक बड़ी चीज ये करने जा रहे हैं जो कि अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अफवाहों की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू हो रही है मुबहम अंदाज में कि अगर तो इस किस्म के फैसले आएंगे तो उनको आप सुपरसीड नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आईनी जो बेंच है वो अगर कोई डिसीजन देगा किसी फैसले किसी केस के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए आप रिव्यू में नहीं जा सकेंगे। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी ठीक है। सना साहिबा ये भी यहाँ बता दीजिएगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब बड़े पुरज़्म दिखाई देते हैं, बड़े यकीन से वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आज हम सेनेट में पेश करेंगे। आपको लगता है कि तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत 64 अरकान पूरे कर सकेगी? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त से पहले डिस्क्लोज कर देते हैं और उन्होंने ये भी डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि ये पार्लियामेंट से पहले सेनेट से इसको पास करवाएंगे क्योंकि सेनेट में उनकी पोजीशन कदरे मुस्तहकम है। लेकिन उसमें ये वाजे हो जाएगा अगर तो ये पास करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी तक इनके पास 3 से 4 के करीब नंबर जो हैं वो कम हैं। अगर तो ये पूरे हो जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट से भी ये तरमीम पास हो सकती है, जो कि मुमकिन तौर पर शायद इतवार के रोज़ तक हो सकती हो, क्योंकि अगर इन्होंने ये वीकेंड ज़ाया कर दिया तो इसके बाद बड़ा मुश्किल होगा। टाइम बहुत इनके पास महदूद है नए चीफ जस्टिस की तैनाती से पहले। अगर फायद ईसा साहब नहीं भी बन रहे या उनको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा तो कम से कम मंसूर अली शाह साहब को बनाने में कोई बहुत ज़्यादा नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है। अदरवाइज पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है उनके चीफ जस्टिस बनने पर। बिल्कुल सना साहिबा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। MNAs को 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स की जा रही है, वजारतों की ऑफर्स की जा रही है, तो इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है? देखिए, अगर तो आप पुरानी तरमीम का हवाला दे दें, अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर लें, नो कॉन्फिडेंस की बात कर लें, मेरा ख्याल है कि जब भी कभी पार्लियामेंट को इस किस्म के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो एक मामूल की बात है और इसकी पाकिस्तानी सियासत को भी आदत हो गई है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है तो अगर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस किस्म की लेजिस्लेशन होती रही है बिल्कुल, तो उसमें क्या ऐसा नहीं हुआ? शो ऑफ हैंड जब नहीं किए जाते थे, जब खुफिया बैलेटिंग होती थी, खुफिया राय शुमारी होती थी, तो उसमें भी इसी तरह होता था और लोगों को और जमातों को पता होता था कि कौन से कारकुनान है जो ऐसा करेंगे। लेकिन आई थिंक आर्टिकल 63A का जो तफसीली फैसले का रिव्यू जो ओपन किया गया है उसके बाद अब ये रास्ता मजीद हमवार हो गया है और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है अगर वो दुरुस्त भी साबित हो तो अगर आप अंदरून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि उनके वो तमाम लोग जिनके साथ इस वक्त की मुश्किलात पेश आ रही हैं कि फैमिली के मेंबर्स गायब हैं, लोग उठा लिए गए हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन पर फर्म खड़े हैं कि हम कभी भी PTI के वोट नहीं देंगे। अच्छा सना, आप तहरीक इंसाफ की बात करिए, लास्टली आपसे क्वेश्चन है कि आज मुल्क भर में फिर से तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एहतजाज के दौरान जो वर्कर है वो तो आ जाते हैं लेकिन PTI की क़यादत जो है वो गायब नजर आती है, इसकी क्या वजह? देखिए, जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं उसमें गंडापुर साहब को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और खुद PTI के अंदर से भी उनके ऊपर बहुत सवाल उठे। जो 30 घंटे वो गायब रही उसमें खुद PTI के जो लोग थे उन्होंने भी ये सवाल किया कि आखिर 30 घंटे तक वो कहाँ थे, वो कहाँ से इस्लामाबाद के बाहर के रेडियस से इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गए, उसके बाद 30 घंटे तक सामने नहीं आ सके। तो आई थिंक ये समझना होगा कि खुद गंडापुर साहब भी कितने सिंसियर हैं, उनकी सिंसियरिटी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अब असल मसला ये है कि जो बुनियादी लीडरशिप है पंजाब की
वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या फिर रिपोर्ट है, या फिर जेलों में है। कराची की ऐसे लीडरशिप आपके पास है नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड किसने करना है। वो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़े वाज़ेह ग्रुप बन चुके हैं, एक अगेंस्ट गंडापुर है और एक इन फेवर ऑफ गंडापुर साहब है। और जो इन फेवर ऑफ गंडापुर साहब है वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। कारकुनान खान साहब की कॉल के ऊपर निकलते तो हैं, लेकिन उनको लीड करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब गंडापुर साहब लास्ट मोमेंट के ऊपर बिल्कुल, ये बड़ी आपने हम बात की है कि फिर अगर क़यादत नहीं होगी तो फिर ये एक मॉब ही होगा। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा। सुनो पाकिस्तान को वक्त देने की। आज मुल्क की सियासत का बड़ा अहम दिन है और देखना यह है कि सेनेट इजलास आज होता है और उसमें क्या आईनी तरमीम पेश की जाती हैं या नहीं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दे रखी है और हुकूमत की जानिब से जो तालीमी इदारों को बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब ये एहतजाज कितना कामयाब होता है, और सवाल वही है कि पिछले जो 2 एहतजाज PTI ने किए, क़यादत मौजूद नहीं थी, कारकुन मौजूद था, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आज का उनका एहतजाज कितना कामयाब होगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी आपका इंतजार करें, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुनो पाकिस्तान में टेंट पैकिंग घुड़सवारों का एक कदीम खेल जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इस खेल के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं कि ये सिकंदर आजम के दौर से शुरू हुआ और बाज़ ने तो ये कहा कि ये इससे भी पहले का है। बहरहाल इस खेल की इब्तिदा जंगी मशकों से हुई, जब फौजी सिपाही घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के खैमों को उखाड़ने और उन्हें घोड़े की रफ्तार और तलवार के वार से ख़त्म करने की महारत हासिल करते थे। ये खेल बरे-सगीर पाको हिंद में ख़ास तौर पर मकबूल हुआ और बरतानवी दौर में तो इसे बाकायदा खेल का दर्जा दिया गया। और आपको बताते हैं ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया ने 1982 में और घुड़सवारी के बैनुल-अक़वामी इदारे ने 2004 में इस घुड़सवारी के बाकायदा खेल का हिस्सा तस्लीम किया, जिसके बाद इस खेल की आलमी चैम्पियनशिप भी होने लगी। इंटरनेशनल टेंट पैगिंग फेडरेशन की बुनियाद 21 मार्च 2013 को भारतीय रियासत हरियाणा में होने वाले टेंट पैगिंग चैंपियनशिप के मौके पर रखी गई, जिसमें पाकिस्तान का भी बुनियादी किरदार था। अगर पाकिस्तान का जिक्र आ ही गया तो फिर आपको बताएं कि हमारे शुमाली इलाका जात और पंजाब बिलखुसूस तुलंबा, खानेवाल, खुशाब, दीना, जेहलम, पिंड दादन खान और सरगोदा में हर साल घुड़सवारी के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। ये खेल सरकारी सतह पर भी खेला जाता है, लेकिन सियासत, अकरबा परवरी और वसाइल ना होने की वजह से इस खेल को सरकारी से ज़्यादा निजी सतह पर फ़रोग़ मिल रहा है, जो कि खुश आइन तो है ही लेकिन साथ ही साथ अफसोसनाक भी है। और फिर आपको ये भी बताते हैं कि इस तारीखी और कदीमी खेल के हवाले से हमारे डिजिटल चैनल सुनो पंजाब ने एक खूबसूरत रिपोर्ट बनाई है, तो इंतज़ार किस बात का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो पंजाब ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ੈਨ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਕਮਾਨ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਨੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ੈਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਡ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਪਟਣਾ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਬਸ ਚਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਫਜ਼ੀਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਜ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? जी अलहमदुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तो अजे इतने पहुंचे हैं, साढ़े सीजन का आगाज होया जी इवेंट्स का। तकरीबन दिन ब दिन रोज़ कोई ना कोई इवेंट तुहाडा चल रहे होंगे नाल नाल। तो ये गल है कि असी नुमाइंदगी इत्थे कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन क्लब है साडा जी, ठीक है, जिहदी तरफ असी लोकल इवेंट से नुमाइंदगी करने हैं जी। ये पाकिस्तान का पहला सब लोकल क्लब है जिन्हें मुनज़म किया सी तमाम टीमां नूं एक क्लब। जबरदस्त। अच्छा फजील, सानू ਇਹ भी दसो ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, काफ़ी लोग किते जानते भी ने, लेकिन एक बारी फिर कि पाकिस्तान दे करके तुसीं किन्ने टाइटल जित चुके हो? जी अलहमदुलिल्लाह जी, कि मैं 7 मुल्कों पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हैं। मेरे को इस टाइम तक इंटरनेशनल 27 गोल्ड मैडल्स ने जी, बाकी सिल्वर ब्राउन्स अलग ने जी अलहमदुलिल्लाह। ठीक है, एक टाइम कितना दरकार होंदा है, जोड़ा एक मार्जिन होंदा है कि जी इन्ने सालां विच इन्ने महीनियां विच तुसीं अच्छी नेज़ाबाजी सीख सकते हो? स्ट्रॉन्ग नर्व्स दी गेम है ते एक बंदे दी अपनी एबिलिटी हुंदी जी, ठीक है, कि वो इस चीज़ नूं कितनी जल्दी अपने अंदर इनहांस कर सकदा है। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ? ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਜ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਾਫਤੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी मित्रों बेलियो, साडे नाल इस वेले जिहड़ा जिला गुजरात दे एक बहुत वड्डे सवार नामवर सवार ने जिशान गोंदल साहब मौजूद ने जी साडे नाल। जी आया नूं जी। ते मैं तुहानूं दसदा चलां कि ये इकल्ले ही सवार नहीं हैगे, इन्हां दे घर 'च सारे ही माशाअल्लाह सवार ने, इन्हां दे बच्चे भी अगों सवार बन रहे ने, ते बड़े सोहणे जिहड़ा है ना वो नेज़ाबाजी करदे ने। इन्हां नाल गलबात करने आ। जिशान गोंदल साहब की हाल ने भाजी? अलहमदुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। भाईजान तुसां मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर गल कराई, वड्डे सवार वड्डा ना सिर्फ रब दा है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਭਾਜਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਵੇਲਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਰਫਾਨ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैन भाई, जिथे तक नेज़ाबाजी के फ़र्क का तल्लक है, तो ये पहले भी कई दफ़ा मैं बयान कर चुकिया कि जिवें टेप बाल ते हार्ड बाल का फ़र्क होंदा है क्रिकेट दे विच। मिसाल इस वास्ते कि लोग शौक नाल क्रिकेट देखते हैं, ये उन्ना की फ़र्क होता है इहदे विच। ते नेज़ाबाजी दे विच चूँकि जिहड़ी देसी असीं करने ये सिर्फ नेज़ाबाजी है, और इंटरनेशनल जिहड़ी हुंदी है उहनूं तुसीं आखो कि टेंट पैकिंग है, वो तलवारबाजी भी शामिल हो जाती है उहदे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈਮਨ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ हैदरी साहब। हैदरी साहब ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। हैदरी साहब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੋਲਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਉਹੀ ਗਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ हैदरी साहब ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਗੈਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਕਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ हैदरी साहब ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਸਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੰਗਜੂਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਮਰਾਨੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਜੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ। ਲੋ ਜੀ 12 ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 16 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਿੱਲੇ ਪਟਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੇਸਟਕੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦਵਾਲ ਪਾਤੀ, ਰਾਸ ਪਾਤੀ ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜ਼ੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜੱਜਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੈਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਲਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਲकुल जी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੁਰਨੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਤੇ खैरबाद कहने जिला सरगोदा रब राखा। तो ये खूबसूरत पैकेज आपने देखा टेंट पैकिंग से मुताल्लिक, उम्मीद है हमारी तरह आप लोगों को भी ये बेहद पसंद आया होगा। और अभी नाजरीन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हमारे माशरे के अंदर शादी को एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ता माना जाता है, मगर अक्सर देखने में आता है कि हमारी सोसाइटी में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम या फिर ससुराल के दबाव की वजह से
मियाँ बीवी को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो जगह नहीं मिल पाती जो उनका हक है या जो वो डिज़र्व करते हैं। और आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है। और जब हम ससुराल की तरफ देखते हैं, ख़ानदान वालों की तरफ देखते हैं, तो कभी कभी होता ये है कि उनकी मदाखलत बहुत ज़्यादा होती है जो उनके रिश्ते को मुतासर करती है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर अली अब्बास। वेलकम टू बोथ ऑफ यू सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया नजीब खान उज़ैर। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे डिस्कशन करें, हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है आम आवाम के इस बारे में क्या राय है कि शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है। तो उस पर रुबीना यूसुफ ने लोगों की राय जानने की कोशिश की है। पहले आपको वो दिखाते हैं। शादी कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी को 15 साल। अच्छा, 15 साल हो गए। हमें ये बताइएगा कि मियाँ बीवी की जो प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जो कमरे के अंदर रह के चीज़ें बातें हों वो बाहर नहीं होनी चाहिए। जो अपने मसले मसाइल हो अपने कमरे के अंदर तक ही रहने चाहिए। कितना नुकसान दे हो सकता है अगर दोनों की प्राइवेसी में कोई मुदाखलत करता है? बहुत ज़्यादा नुकसान। ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मियाँ बीवी सॉर्ट आउट करते हैं, बाहर निकल जाएं तो फिर बढ़ती हैं। माँ बाप को पता चले वो अपने तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ससुराल वाले उनको पता चले तो वो अपने तरीके से लेते हैं। प्राइवेसी ही होती है मियाँ बीवी के दरमियान, ठीक है। जब तक आपकी प्राइवेसी सेफ़ रहेगी आपका रिलेशन चलता ही रहेगा। देखें, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये है कि जैसे ही आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई तीसरा बंदा आया, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, तो मसले ख़राब हो जाते हैं। नुकसानदेह तो बहुत हैं। जो कमरे की घर की बात है वो घर के अंदर रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि वो लड़की किस तरह से अपने हस्बैंड को, अपनी पूरी फैमिली को, हस्बैंड की फैमिली को लेके चलती है। मुझे लगता है कि औरतों के पेट में ज़्यादा बातें नहीं रहती इसलिए ये 100% लाजमी है कि कोई भी मदाखलत ना करे अगर घर को चलाना है। तो जब आप कोई मदाखलत करते हैं, ससुराल वाले, लड़के क्यों या लड़की क्यों, फिर उससे काम ख़राब होते हैं। लड़की की तरफ से कोई मसला नहीं ख़राब होता, असल में होता है कि जैसे कि दूसरे होते हैं, जैसे कहते हैं तीली लगाना, वो होते हैं उनकी अगर बात मान जाए, बेवकूफ़ी होती है लड़की की, तो मान जाए तो फिर काम ख़राब होना चाहिए होता है। अगर अच्छी हो तो समझे इस चीज़ को कि मेरे हस्बैंड हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो फिर कभी भी नहीं होती। बहुत ख़तरनाक हो सकती है कि गुजारिश ये है कि आप अपने जहन से सोचें, जो आपका दिल कहता है, आपका जहन कहता है वो करें। जी नाजरीन, आपने आवाम की राय तो देखी कि उनका क्या कहना है, जो है मियाँ बीवी के लिए प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है। तो मिसेस खान की तरफ पहले चलते हैं। मिसेस खान, बताइएगा कि 62% जो हैं लोग कहते हैं कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फिर मियाँ बीवी के रिश्ते में प्राइवेसी का बहुत इशू आता है, प्राइवेसी इन्वेड हो जाती है। क्या कहेंगी इस बारे में? देखें, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है। अब आप अपने कमरे में होते हैं तो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है। आप सब में इंटरैक्ट करते हैं, आप सब में बैठते हैं, आपको कोई अच्छा बुरा मशवरा देता है। अब ये थोड़ी कि लड़कियां चाह रही हैं कि हमारी शादी हो गई है, अब कोई हमें कुछ बोले ना, कोई अच्छी या बुरी बात ना सिखाए, सास कोई बात ना सिखाए। हमें तो सब कुछ हमारी सास ने सिखाया था। हमने बीए किया, शादी हो गई, हाँ, और जब शादी के बाद हमारी सास ने सारा कुछ खाना पकाना, रख रखाव, सारा कुछ हमने सास से सीखा। अब ये लड़कियां कहती हैं कि इंटरजेंस या इंटरफेरेंस नहीं। अब आप अपने मियाँ के साथ अंदर कमरे में हैं तो आप अलग है ना, आपको कौन इंटरफेयर कर रहा है? कोई नहीं ना। बाहर निकलेंगी, अगर चाय ऐसी बनी है तो सास, अगर किसी ने कह दिया सास ने या किसी ने, बेटे इसमें पत्ती बहुत ज़्यादा है, आप ज़रा सा पत्ती कम इस्तेमाल करें, दूध को ठीक इस्तेमाल करें, या चीनी इतनी ज़्यादा या कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा कर दें, तो इसमें इंटरफेरेंस की क्या बात है?
या पकाया है, इसमें नमक ज्यादा था, या मैं जैसे पकाती थी, मतलब आप कहती हैं कि जॉइंट फैमिली तो होती है, या बच्चों की लड़ाई हो रही है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप कह रही हैं कि वो ये कह रही हैं कि आप ये मसले बहुत प्यार से हल करेंगी। बिल्कुल, कमरे तक आपकी प्राइवेसी है, कमरे के बाहर आपको प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। जी अली बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या प्राइवेसी इन्वेड होती है? और ये जब प्राइवेसी इन्वेड होती है तो फिर ये मनफी असर डालती है दोनों के मेंटल पर, उनकी ज़हनी सेहत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया नजफ एंड उज़ैर। लेकिन शादी का जो बुनियादी काम है ना मेरे ख्याल से, वो दैट इज़ रोमांस। रोमांस आपकी ज़िंदगी में बहुत उसमें ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है, जो कि आपको अपनी पार्टनर से नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से आप देख लें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो हैं वो बन रहे हैं। और अगर आप ड्रामास की देखें, आप तादाद जो आजकल चल रही है, उसमें ये टॉप ऑफ द लाइन जो सब्जेक्ट है वो यही डिस्कस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। अगर आपको अपने पार्टनर से जो आपकी रोमांटिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी नहीं हो रही, तो इसीलिए तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और हमारे जो कपल्स हैं उनको कोई ट्रेनिंग्स नहीं है। माँ जो है जब वो शादी करती है वो ये ज़रूर बताती है कि अपने हस्बैंड को काबू कैसे करना है, सास के साथ कैसे आपने ट्रीट करना है, आपने वहाँ पे अपना मुकाम कैसे बनाना है, अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। वो ये नहीं सिखाती कि आपने रोमांटिकली अपने हस्बैंड को कैसे सेटिस्फाइड और हाई प्लेयर में रखना है। अली ये बताइएगा कि जिस तरह मिसेस खान ने कहा है कि कमरे तक आपकी प्राइवेसी है, लेकिन जब आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो फिर आप ये कंसिडर मत करें कि आपको एक प्राइवेसी मिलेगी या प्राइवेट लाइफ मिलेगी। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या इससे रिश्ते पे कोई असर पड़ता है? अच्छा नजफ, ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली एंड पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों के साथ गोल मिल के वो नहीं रह सकते, वो अपने हिसाब से डिसीजन लें। मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कहती हैं कि हमें बड़ी फैमिली में रहना, गपशप लगाना, लोगों के साथ मिल के रहना वो अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है, आप अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करें, उसके मुताबिक डिसीजन लें। ठीक है, लिया आपका पॉइंट आ गया। मिसेस खान ये बताइएगा कि अगर जिस तरह से जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर ये इश्यूज आ जाते हैं तो प्राइवेसी नहीं मिल पा रही, तो फिर कपल के पास इसका क्या हल है? वो किस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं? वो ज़रा घूमने फिरने चले जाएं, रात को आउटिंग करें, शाम को बच्चों के साथ बाहर चले जाएं, कहीं गार्डन्स में जाकर बैठ जाएं, कहीं कहीं सिनेमा देखने चले जाएं। एक तो एको बहुत हो रहा है, तो ये है कि जब ये लोग बाहर जाएंगे तो अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फिल्म्स वगैरह दे सकते हैं, कोई प्रोग्राम्स रख सकते हैं, अपने बहन भाइयों के घर जा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेसी अगर घर में नहीं मिल रही तो बाहर आप फ्रेंड्स के घर चले जाएं। लेकिन मिसेस खान बातें डिस्कस उन सासों के बारे में क्या कहेंगी जो अपनी बहू की जान नहीं छोड़ती, वो कहीं जाने लगे अपने शौहर के साथ तो बार बार पूछेंगी, या कि कभी कभी तबीयत का बहाना करेगी, या इतना पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, कि उन सासों के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे भी साथ जाना है। इन शॉर्ट यही है। सासों को जो उनके बेटे हैं ना, उनके बेटे जो शट अप कॉल दें, ठीक है, शट अप कॉल दें कि बस अब हमारी शादी हो गई, हमारी भी कुछ लाइफ है, हमें भी चीजें दे। अब आप घर में बैठी हुई हैं, हम अब आपके साथ तो नहीं ना जुड़ के बैठ सकते जी। अब हम आपके साथ बैठे हैं, कुछ टाइम बैठे हैं, गुजारा है, चाय वाय पी है, आपकी खिदमत की है, आपको खाना पीना दिया है, अब नाउ इट्स आवर लाइफ। अगर आदमी स्ट्रांग होगा वो दोनों साइड्स को लेकर चलेगा, बैलेंस लेके अगर चलेगा। आदमी आप बस लल्लू लेगा, लल्लू सा मर्द होगा तो उसके साथ यही होगा कि औरत डिस्टर्ब रहेगी, उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, रोमांस नहीं मिलेगा। तो ये आदमी का फर्ज है कि वो अपनी बीवी को क्वालिटी टाइम दे और माँ को भी दे, ताकि माँ अपनी जगह सेटिस्फाइड हो। माँ अपना मेंटली जब प्रिपेयर्ड होगी कि मुझे अब ये बच्चा जो है अपनी बीवी और बच्चों को टाइम देगा, मेरा बेटा, तो वो उसको बिल्कुल ठीक है। मिसेस खान आपका पॉइंट आ गया है और बैलेंस की बात कर रही हैं अली। ये जो बैलेंस की बात मिसेस खान ने भी की है, ये मर्द बैलेंस कायम किस तरह से रख सकता है? अच्छा, ये पहली बात तो ये कि जो माँ है ना, उसको जब शादी करती है ना अपने बेटे की, उसको सबसे ज्यादा प्यार उसके बाद आना शुरू हो जाता है। पहले कोई प्यार मुझे नजर नहीं आता ना। तो आपको देखे लड़के कहाँ माओ के पास बैठते हैं, उनका घूमना फिरना होता है, क्रिकेट खेलना, बाहर जाना, दोस्तों के पास बैठना।
शादी के फौरन बाद ना वो सारा प्यार उभर क्या वजह समझते हैं इसकी, क्या वजह? इनसिक्योरिटी। वो चाहती है कि मेरे साथ जो है वो हाथ से ना निकल जाए। हाथ से तो निकल ही चुका होता है जब शादी होती है, तो ये बात माँ को मान लेनी चाहिए। अगर मान ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, अनकंफर्टेबल रहेगी। वैसे मिसेस खान ने जो कहा ना कि बागात में चले जाएं, पार्क में चले जाएं और सिनेमाज में चले जाएं, वहाँ पे रोमांस नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे यहाँ कोई ऐसे जो शुमाली इलाका जात की सैर में चले जाएं, शुमाली इलाका जात में आप कितनी दफ़ा जाएंगे, इसका हाल देखें। इसका हाल ये है कि बच्चे कम पैदा करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे और जब आपके साथ वो सोते हैं तो आपको रोमांस का टाइम नहीं मिलता, वो प्राइवेट जो लाइफ है। लेकिन मैं आपको इसी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी, जब बच्चे आपके पास कम होते हैं ना, या किसी भी पेरेंट्स के बच्चे कम होते हैं ना, तो वो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। फिर जब उन बच्चों की शादी हो जाती है ना, वो लड़का हो या लड़की हो, तो मजीद इनसिक्योरिटी आती है उन माँ बाप के अंदर। उस बारे में क्या कहेंगे? इनसिक्योरिटी तो देखें आपकी तब होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, जब आप में जो फियर का लेवल है वो ज़्यादा होगा। और ये इनसिक्योरिटी है, ये एक्सटर्नल आइडेंटिटी नहीं है, मैंने बड़े लोगों को देखा है। मिसेस खान, आपसे भी राय लेना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका एक ही बेटा होता है ना, वो उनके घर जो बहू आती है ना, और उन बहुओं का इम्तिहान शुरू हो जाता है उस दिन के बाद, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वो किस घर आ गई हैं और ये क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगी इस बारे में? मैं अभी थोड़ी सी बात आपकी नहीं समझी। अगर जहाँ एक बेटा हो तो माँ ज्यादा इनसिक्योर होती है, वो बिल्कुल होती है। तो वो बहू के बारे में क्या कहेंगी और सास के बारे में? उसकी अटैचमेंट, उसकी देखिए अब उसकी अटैचमेंट सारी तो बच्चे की तरफ होती है जी। अब वो जब बीवी आ जाएगी उसकी, और उसको टाइम देगा, उसको सारा कुछ लिए घूमेगा, उसके ससुराल जाएगा, तो उसको बड़ी खुलबुली सास को मचेगी, अल्लाह ये ससुराल जा रहा है, क्यों जा रहा है। अब देखें ना, वहाँ पे पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये होता है कि माँ बड़ी इनसिक्योर हो जाती है। वो चाहती है कि बेटा मेरे पास रहे और अपने ससुराल में ना जाए, ना सालियों से इतना मिले। ये हर घर की कहानी, चाहे एक बेटा हो चाहे तीन चार बेटे हों, माएँ नहीं चाहती और लड़के भी नहीं चाहते कि हम ज़्यादा ससुरालों में जाके बैठें घुसें और सालियाँ हमें छेड़ें वेड़े। वो पास टाइम 2 डिकेड्स बैक होता था और ये अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा ही है, बदल गया। में सालियाँ छेड़खानी करे, बस एक तरीके के एक हद तक रहती हैं जी। बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं जी। और बड़े अपने बच्चों से और उनके बच्चों से प्यार करते हैं, एक डिस्टेंस रखते हैं और अच्छी तरह मिलते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा मिसेस खान आपने। अब जो है ना वो दौर तब्दील हो गया है और दौर के साथ साथ ना अपने रवैयों को भी तब्दील करने की जरूरत है। वक्त टाइम भी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और साथ ही साथ मियाँ बीवी को पूछना चाहिए कि वो किस तरह से जो है अपनी प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। और माँ बाप को भी चाहिए कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रहे, उन्हें कुछ टाइम। बिल्कुल। और हमारे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी राय दी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या वो फिर हम शामिल करते हैं आने वाले प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।